नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दर्शकों। आप जुड़ चुके हैं इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ और मैं हूं अंकित केसर। दर्शकों, इस समय मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे से कस्बे को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और ये एक आइकन भी हैं राजौरी के यूथ के लिए। तो इनका मैं तारुफ आपसे कराने जा रहा हूं। मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं मिस्टर इफ्तिकार जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं और ये पिछले 8 सालों से नेशनल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, और वो भी राजौरी एक छोटे से कस्बे से। तो इस समय ये हमारे साथ उपस्थित हैं। तो इनसे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मुद्दों को लेकर कि आखिर जम्मू कश्मीर में इन दिनों चल क्या रहा है। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है इनसाइड प्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद अंकित जी आपका यहाँ। तो इफ्तिकार जी, सबसे पहले हम आते हैं टोल प्लाज़ा को लेकर। जब 370 जो एक बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर का, जब वो हटाया गया, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर से जो टोल प्लाज़ा है उसी दिन उसको भी रिवोक किया जाएगा। लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं कि 1 साल के बाद टोल प्लाज़ा वापस से जो है लखनपुर में शुरू हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अंकित जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर आप बात करने के लिए मुझे बुलाया इनसाइड प्रेस का, और आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरीके से आपने बोला कि जब 5 अगस्त 2019 में 370 यहाँ से हटाया गया, तो हमारी जो केंद्र की सरकार है और अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक बात कही थी कि ये जो 370 है ये बाधा है जम्मू कश्मीर की तरक्की में, डेवलपमेंट में। और जब ये 370 टूटा तो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे रविंदर रैना जी, आज आपने देखा कि कल जब टोल प्लाज़ा का वहाँ इनॉग्रेशन हो रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि ये टोल प्लाज़ा जो है ये हटाया गया क्योंकि ये मानते थे कि ये जो एंट्री पॉइंट है वहाँ टैक्स दिया जाता था, वैट लिया जाता था, जो गाड़ियाँ आती थी उनको पैसेंजर टैक्स लिया जाता था, हर गाड़ी से एंट्री करने के लिए टैक्स लिया जाता था। और वो ये बात कहते थे कि हमारा एक ही देश है, तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम एंटर करते हैं तो टैक्स क्यों देना है, ठीक। तो उन्होंने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि एक तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और दूसरी तरफ क्रेन लगाकर मैं इस टोल प्लाज़ा को हटा दूंगा। 1 साल के बाद लॉलीपॉप, हम इसे समझ सकते हैं कि लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है 1 साल के वापस 370 के हटाए जाने के बाद वापस से लखनपुर में इसको एक्टिवेट किया गया। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, और बीजेपी की सरकार और रविंदर रैना जी से ये पूछना चाहता हूँ, और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर यही टोल प्लाज़ा आपने रखना था तो 5 अगस्त 2019 में जब टोल प्लाज़ा का ऑर्डर आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बंद कर दिया, साल तक बंद कर दिया, आज 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद आपने फिर दोबारा शुरू कर दिया। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि लखनपुर में एक टोल प्लाज़ा, उसके बाद 70 किलोमीटर सिरोल आगे जम्मू में वहाँ दूसरा टोल प्लाज़ा, और तीसरा टोल प्लाज़ा आपका नगरोटा में है, चौथे टोल प्लाज़ा की तैयारी हो रही है आपके अखनूर में, पाँचवा अभी कल ये भी हो सकता है कि कल सुंदरबनी में टोल प्लाज़ा लग जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बीजी में भी टोल प्लाज़ा लगने वाला है, डीकेजी में भी टोल प्लाज़ा लगने वाला है। जहां जम्मू को मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता था, अब ये कहना नहीं होगा कि ये सिटी ऑफ टोल प्लाज़ा बन गया है। जो यात्रा करने, जो दर्शन करने आएगा, या जो बाकी ज़ियारत पे शादरा शरीफ जैसे आएगा, या कहीं और भी जो रिलीजियस टूरिज़म के लिए आएगा, जो कटरा में जाएगा वो पहले 3 टोल प्लाज़ा क्रॉस करेगा। पहले वो लखनपुर में टोल प्लाज़ा देगा, फिर वो सिरोल में टोल प्लाज़ा देगा, फिर वो जो नगरोटा में टोल है उसको वहाँ पैसे देगा। और जो अगर शादरा शरीफ जो आएगा वो तो मुझे लगता है कि 10 टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आएगा। और ये सिर्फ एक बीजेपी की, आज तक आप देखेंगे कि 370 टूटने के बाद जितने वादे उन्होंने किए थे सब यू टर्न, सब वादों से मुकर गए। उन्होंने 50,000 नौकरियों की बात की, आज कहाँ हैं नौकरियाँ। उन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट की बात की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज 1 साल हो गया है, 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, आप मुझे बता दो कहाँ विकास हो गया, कौन सी इंडस्ट्रीज़ लग गई, यहाँ के हालात, यूथ को कौन सा रोज़गार मिल गया। जहाँ आप बता रहे हैं कि इस समय जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और भाजपा भी यही कहती आई थी जब आप जो है सत्ता में थे कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। देखिए, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जो किया है, आज अगर हमारा देश में नाम है
तो जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास अनाज नहीं खाने का था, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। आज अगर हम इतने विज्ञान में आगे आएंगे, इतनी बड़ी शक्ति बने हैं, तो ये कांग्रेस की देन है। आज इतनी सड़कें, इतने पुल, इतने हॉस्पिटल्स, एम्स, ये सारे एयरपोर्ट्स, जो डेवलपमेंट है वो किसने की है। आज अगर मनरेगा की बात करो, और कितनी स्कीम्स हैं, NHRM की बात करो, ये सारी स्कीम्स कांग्रेस के दौर की स्कीम्स हैं। इफ्तिकार जी, अब हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। अब हम पहाड़ी के स्टेटस को लेकर हम बात करेंगे। 4% रिजर्वेशन दिए गए पहाड़ियों को, और उसके बाद अब ये 8 लाख का जो स्लैब एक पहाड़ियों के साथ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये फैसला सही था? देखिए, इसका फ़ैसला जिस दिन आया तो मैंने पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और मैं आज फिर दोहराता हूँ अंकित जी, कि मैंने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ये चीज़ देखी कि 20 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर आता है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाती है अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन एक्ट 2004 में। उसके बाद वो 3 महीने के बाद एक एक्ट जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और उसमें कहते हैं कि 8 लाख का स्लैब डाल दो। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और मैं आपको ये बात कहूँ कि 4% की तो बात ही नहीं है। हमारा मुतालबा जो है वो ST स्टेटस के लिए है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अच्छा है कि काफ़ी सारे लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज़ उठाई, और लोगों की आवाज़, आज मुझे खुशी है कि बड़ी यूथ फेडरेशंस ने भी बात की, और भी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर अक्रॉस पार्टी लाइन, सब ने इस मुद्दे को उठाया। मैं और से भी अपील करूंगा कि जनता से भी अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर उठाओ, और हम ये मूवमेंट जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें ST स्टेटस नहीं मिलता। इफ्तिकार जी, आपने ST स्टेटस की बात की। 1999 में जब बाकी स्टेटस के लिए जब रिकमेंड किया गया था सेंटर को, जब जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी उस समय, और ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी रही है और स्टेट में भी रही है, तो उस समय जो है सिर्फ बाकियों को ये दर्जा दिया गया, लेकिन सेंटर में आपकी ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पहाड़ियों को ST का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया, बल्कि बाकी लोगों को दे दिया गया? देखिए, 89 में जब ये ST स्टेटस दिया गया तो वो VP सिंह जी की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। तो कांग्रेस की उसके बाद जो सरकार बनी वो अलायंस की सरकार थी। ऐसी बात नहीं, जब मैं नेशनल में बना तो मैंने पहले भी ये बात की कि जब नेशनल में मैं इलेक्शन कमिश्नर बना तो तब UPA सेकंड की सरकार थी। UPA फर्स्ट और UPA सेकंड जो सरकारें थी वो कोलिशन की सरकार थी। आपको पता होगा कि काफ़ी सारी जगहों पे आंदोलन चल रहे हैं ST स्टेटस के लिए, जैसे राजस्थान में गुजर्स को वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ गुजर बकरवाल को ST स्टेटस है, बट राजस्थान में नहीं है। हरियाणा के अंदर जाट ST स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और बाकी सारी, क्योंकि हमारा अलायंस के साथ सरकार है तो रीजनल पार्टीज़ के अपने इश्यूज़ होते हैं। तो जब ये मुद्दा वहाँ डिस्कस हुआ, हमारे यहाँ जो पहाड़ी का डेलीगेशन दिल्ली के अंदर गया, तो उन्होंने बात की, जाकर हमने मनमोहन सिंह जी से मिले, सोनिया जी से, राहुल जी से बात की, और गुलाम नबी आज़ाद साहब से, और यहाँ के जितने अक्रॉस पार्टी लाइन जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे सब मिले, पहाड़ी लीडर। उन्होंने ये बात, इशू डिस्कस हुआ, लेकिन जब कैबिनेट में यह रखा गया तो जो रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने ये बात कही कि पहाड़ियों को अगर ST स्टेटस देना है तो बाकी हमें भी दो। तो वो लगभग कोई 100 कम्युनिटी ऐसी थी। तो उस वजह से, क्योंकि पहाड़ी जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पूरे देश में पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी जो इशू है ST स्टेटस का वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का इशू था। तो बाकी जो रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने भी ये बात कही कि हमें स्टेटस, उस वजह से कहीं ना कहीं ये स्टेटस नहीं मिल पाया। लेकिन हम इसकी जदोजहद जारी रखेंगे। आपके चैनल की विसादत से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ST स्टेटस के लिए अगर मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से भी टकराना पड़े, लड़ना पड़े, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए उनसे भी लड़ाई करूंगा, और तब तक हम नहीं चुप बैठेंगे जब तक हमें ST स्टेटस नहीं मिलता। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, इस वक्त BJP की सेंटर में सरकार है, यहाँ के BJP के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी पहाड़ी कम्युनिटी से हैं, जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी पहाड़ी कम्युनिटी से, कुलदीप राज गुप्ता जी पहाड़ी कम्युनिटी से, इकबाल मलिक साहब जिन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन की BJP में, वो भी पहाड़ी के दिग्गज लीडर रहे हैं, मूवमेंट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं आज उनसे कहूँगा कि आप भी केंद्र की सरकार से बात करें, क्योंकि अगर आज आपने बात नहीं की तो कहीं ना कहीं आप जनता, जो क्रेडिट आपने लिया 4% का, या आप बोलते हैं कि हमारी अचीवमेंट है, कल जनता आपको एक्सपोज करेगी, कल आप जनता के बीच में नहीं आ पाओगे। इफ्तिकार जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने क्यों ये स्टेप नहीं लिया कि वो भी सेंटर में रिकमेंड करते इस पहाड़ी के स्टेटस के लिए, जबकि यहाँ पर जो पिछले जितने भी CM रहे उन्होंने रिकमेंड किया
तो लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया, ये क्या खास वजह रही? देखिए ये अब मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हों या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हों या फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हों या गवर्नर जो भी गिरीश चंद्र सक्सेना साहब हों, सब ने यूनानिमसली रिकमेंड करके असेंबली से सेंटर में एसटी स्टेटस के लिए पहाड़ी को भेजा। और मैं आपको बात बताऊं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वर्किंग ग्रुप बने थे, जब आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, उसमें डॉक्टर सगीर जो हैं, जस्टिस सगीर की कमेटी जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में है, वो उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए। तो ये वो टेनवर कांग्रेस का था, वो इनिशिएटिव कांग्रेस का था कि वर्किंग ग्रुप यहाँ बनाए। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस इश्यूज़ को टेकअप किया है। वो ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से ये चीज़ थ्रू नहीं हो पाई। आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। अगर हमारी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाल्लाह एसटी स्टेटस कांग्रेस के साथ फाइट करके, लीडरशिप से बात करके एसटी स्टेटस। इफ्तिकार जी, क्या लगता है कि जब 4% रिजर्वेशन की बात हुई थी उस समय सभी दिग्गज नेता जो है सामने आ रहे थे, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, कहाँ गए वो बीजेपी के दिग्गज नेता? अब क्यों वो इस इशू को लेकर, ये जो स्लैब लगाया गया 8 लाख का, अब क्यों सामने नहीं आ रहे हैं वो? देखिए, अब मैं तो ये कहूँगा उनसे कि उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी का मुद्दा है। मैंने पहले भी बोला है कि लोगों की बात करने के लिए अगर हमें अपनी पार्टी से भी बात करनी चाहिए तो हमें करनी चाहिए। तो मैं उन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अक्रॉस पार्टी लाइन में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस से हूं तो मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करूं या मैं और करूं या मैं इसमें पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश करूं। मैं एक ही अपील करूंगा कि उन लीडर्स को भी अपनी लीडरशिप से बात करनी चाहिए और इस मुद्दे पर उनके ट्वीट्स आने चाहिए, उनके स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। और अक्रॉस पार्टी लाइन में सबसे कहूँगा कि इस मुद्दे पर एक हो जाओ, बिल्कुल हम एक होकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि एसटी स्टेटस हमें मिले। इफ्तिकार जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा और एक आखिरी मुद्दा भी है जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में काफ़ी गरमाया हुआ है, 2G और 4G का मसला। पिछले 1 साल से लगभग जो है, जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है 2G चल रहा है, जबकि 4G होना चाहिए था। एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चों के और दूसरी तरफ से कोरोना की ये जो महामारी चल रही है, तो इस समय जो है 2G पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होना, वो आपको भी पता है कि नहीं हो सकती हैं। और अब जो है 1-2 दिन पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRDA की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है जिसमें फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। क्या आपको लगता है कि इस समय ये सूटेबल कंडीशन रहेगी एग्ज़ाम देने की बच्चों के लिए? देखिए अंकित जी, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बोला कि 370 जब इन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो इन्होंने वो ख्वाब दिखाए कि हम जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे। पहले ही 4G पूरे देश में चल रहा है। इन्होंने कहा आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, नौकरियों की भरमार हो जाएगी, यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ पिछले 1 साल में क्या हुआ? मैंने इसीलिए कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर 70 साल पीछे चला गया है। आज 2G की बात आप कर रहे हैं, 1 साल हो गया। आप बोलते हो सिक्योरिटी का नाम, इससे पहले भी तो सिक्योरिटी इशू थे। मिलिटेंसी इससे पहले कितनी पीक पे थी, लेकिन 4G यहाँ चलता रहा। आज बच्चों के एग्ज़ाम, एक तरफ कोरोना की वजह से आपने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हो रही हैं और 4G आपने बंद करके 2G का आप एक बस यही रीज़न देते हैं कि सिक्योरिटी, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो मैं एक डिमांड करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो भी जम्मू कश्मीर को सिर्फ जगह लेने के लिए वो एफर्ट्स ना करें कि जम्मू कश्मीर उन्होंने अपने साथ मिलाना है। जगह के पीछे ना जाएं, वो लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। यहाँ के आवाम के जो मसाइल हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स के मसाइल हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा गाँव में बैठा हुआ है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो 2G पे वो किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। और जो मिनिस्ट्री की बात की, कल उन्होंने एक आर्डर निकाला है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स, एक तरफ हम 2020 का जो ईयर है वो अपनी जान बचाने का ईयर है, क्योंकि कोरोना की बीमारी, कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज ये तो सीधा है कि इसका टारगेट ग्रुप जो है वो बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बूढ़े बुज़ुर्ग हैं। और HRD मिनिस्ट्री इस तरीके से डिसीजन ले रही है कि जो बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कल भी NSUI ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है दिल्ली के अंदर, मंत्रालय के बाहर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पूरी पॉलिसी है NDA सरकार की, चाहे कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया, पूरे बाहर वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें जब लॉकडाउन किया गया तो अनलॉक किया तो केसेस कम हुए। यहाँ क्या हुआ कि जब केसेस कम थे तो लॉकडाउन किया, जब 100 केस, 1000, 2000, 10,000, 50,000, तब तक लॉकडाउन रखा।
और जब लाखों में केस चले गए, आज 7 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो गया, तो आज उन्होंने अनलॉक कर दिया और पॉलिसी बिल्कुल विफल रही है। कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट की कमी है। तो मैं कहूँगा सरकार को कि इस पे संजीदगी हो। और बीजेपी की मैं बात बताऊँ, वो उनको फुर्सत ही कहाँ है उन्हें सरकारें बनाने की। राजस्थान में एमएलए खरीदने से फुर्सत आएगी तो वो लोगों की तरफ देखेंगे। तो वो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि लोगों की तरफ देखिए, क्योंकि लोगों ने चुनकर भेजा है, और अगर लोगों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो लोग आपको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इनसाइड प्रेस के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो आगे भी आपसे इसी तरह से बात करते रहेंगे। तो ये थे इफ्तिकार जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं, और इन्होंने एक छोटे से टाउन से नेशनल को रिप्रेजेंट किया, एक बहुत बड़ी बात है। और आज इन्होंने बड़े ही अहम मुद्दों को लेकर इनसाइड प्रेस के माध्यम से हमसे बात की, और बड़ी अच्छी एक हेल्दी डिस्कशन रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी हम इनसे डिस्कस करते रहेंगे, और ऐसी शख्सियत को हम जो है सुन पा रहे हैं। ये राजौरी के लोगों की खुशकिस्मती है कि इतने कदावर नेता हमारे साथ यहाँ पर इस समय हैं, और हम लोगों को इतना प्राउड होना चाहिए कि ऐसे नेता, जब तक जो इस तरह की सोच रखने वाले नेता अगर किसी पार्टी में हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारा आने वाला जो भविष्य है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, जिसे आजकल डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह के नेता इस पार्टीज़ में रहेंगे तो हमें लगता है कि आने वाली जो हमारी सरकारें हैं वो लोगों के हित में काफ़ी सोचेंगी। और आप इसी तरह से बने रहिए इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अधिक से अधिक अपडेट लेने की आप कोशिश करें। अपने साथी राहुल वर्मा के साथ राजौरी से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।